हेलो बच्चों। तो हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ चुके थे और न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या देखा था कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, और भी कुछ चीज़ें देखी थी हम लोगों ने वहाँ पे, है ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोगों ने पढ़ दिया। न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में हमने थोड़ा ये बताया था, अगर हम लोग दोबारा देखें कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन, है ना। यानी कि हर रिएक्शन का, हर एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन होता है। ओके, ये हम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ में देखा था। और न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम लोगों को ये भी पता चला था कि फोर्स जो है वो हमेशा किस में एग्जिस्ट करता है? पेयर में एग्जिस्ट करता है। किस में एग्जिस्ट करता है? पेयर में। कोई भी फोर्स सिंगल नहीं होता है, हर फोर्स क्या कमिटेड होता है ना, पेयर में एग्जिस्ट करता है। और कोई बॉडी खुद पे अपने आप फोर्स नहीं लगा सकती है। फोर्स लगने के लिए मिनिमम कितनी बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है? 2 बॉडी का, है ना। फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने देखा, फोर्स को डिफाइन किया। सो फर्स्ट लॉ बेसिकली क्या देता है? डेफिनीशन ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ क्या देता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जिस पे हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट भी कर चुके हैं। और थर्ड लॉ क्या बताता है कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्स कभी भी सिंगल नहीं होता है, फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। एंड एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट मीन्स अगर मैं वॉल पे फोर्स लगाऊंगा तो वॉल मुझ पे सेम मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई करेगी? फोर्स। अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे हाथ से प्रेस करूंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो जितना फोर्स मैं इस बोर्ड पे लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स ये बोर्ड मेरे पे लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। और ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो होती हैं वो 2 डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करती हैं, एक ही बॉडी पे नहीं लगती हैं। मतलब जिस बॉडी पे एक्शन हो रहा है उसी पे रिएक्शन लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्शन फोर्स दूसरे बॉडी पे लगता है और रिएक्शन फोर्स डिफरेंट बॉडी पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये कोई वॉल है ना। सपोज ये कोई वॉल है और कोई आदमी इसको हाथ से प्रेस करके इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा है ना। तो यहाँ पे 2 फोर्स लग रहे हैं। वॉल पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो वॉल पे इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है ना। ये हमने क्या माना था? F1, है ना। और आदमी पे वॉल फोर्स लगाएगी किधर की तरफ? इधर की तरफ, F2। और हमने ये भी बोला था कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2। मतलब F1 और F2 मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट हैं। हम लोगों ने ये देख चुके हैं कि ये F1 क्या है? फोर्स अप्लाइड बाई, फोर्स अप्लाइड बाई मैन ऑन द वॉल, है ना। फोर्स अप्लाइड बाई मैन ऑन द वॉल। और ये F2 क्या है? फोर्स
applied by wall on the man, है ना। तो ये पेयर ऑफ फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, F1 और F2। इन्हीं F1 और F2 को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। इनमें से एक एक्शन फोर्स है और दूसरा रिएक्शन फोर्स है। ओके, ये सारी चीज़ें हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, हाँ याद करें फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस डिस्कस किए थे। अब उन्हीं को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक फोर्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। ओके चलो, तो हम लोगों ने क्या क्या फोर्सेस डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था दो टाइप के फोर्स, टू टाइप्स ऑफ फोर्स। बेसिकली हमने डिस्कस किया था टू टाइप्स ऑफ फोर्स, है ना। उसी को थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। पहला क्या था, कांटेक्ट फोर्स, है ना, और दूसरा क्या था, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, हमने दो चीज़ें डिस्कस किया था। पहला क्या, कांटेक्ट फोर्स, एंड सेकंड क्या डिस्कस किया था, नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या डिस्कस किया था, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, अब उसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हमने कैसे दिया था, कैसे डिफाइन किया था कि फोर्स कब लगता है। सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो फोर्स कब लगता है, व्हेन टू बॉडी इंटरैक्ट विथ ईच अदर। ओके, व्हेन टू बॉडी इंटरैक्ट विथ ईच अदर, तब फोर्स लगता है ना। तो अब जो दो बॉडी इंटरैक्ट कर रही हैं, हो सकता है उनमें फिजिकल कांटेक्ट हो और हो सकता है कि उनमें फिजिकल कांटेक्ट ना हो। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ टू बॉडीज, force is categorized in two ways. First, contact force and second, non-contact force. So non-contact force को अगर हम लोग डिफाइन करें तो when interaction of two body is such a way that there is no physical contact between the two bodies, there is no physical contact between the two body, then force acting between them is known as non contact force. एग्जाम्पल्स हमने दिया था, क्या क्या एग्जाम्पल्स था, ग्रेविटेशनल था फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, मैग्नेटिक फोर्स था, है ना। सेम तरीके से कांटेक्ट फोर्स को अगर हम लोग डिफाइन करें तो कांटेक्ट फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, when interaction of two body is in such a way that there is a physical contact between the two body, then force acting between them is known as contact force. फिर हम लोगों ने कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल देखा था। एग्जाम्पल में क्या क्या था, कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल में क्या क्या था, पहला तो था नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, है ना, फ्रिक्शन फोर्स। ये सारे फोर्सेस जो थे वो कैसे थे, कांटेक्ट फोर्स। मान लेते हैं ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ये दोनों अगर फिजिकल कांटेक्ट में इस तरीके से एक दूसरे के साथ ऐसे एक के ऊपर एक रख दिया, ये एक के पास ऐसे ला के रख दिया, तो इन दोनों बॉडी के बीच जो फोर्स लगेगा ऑन बीइंग फिजिकल कांटेक्ट, तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। ओके, सेम तरीके से सपोज इन दो बॉडी को मैं इसे दूर दूर रखता हूँ और क्या हमें पता चलता है कि इन दोनों बॉडी के बीच फोर्स लग रहा है,
तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्योंकि दो बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं है फिर भी फोर्स लग रहा है, तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो हमने कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल में हमने क्या दिया था, एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, और क्या दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और क्या दिया था, मैग्नेटिक फोर्स है ना। सेम तरीके से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने एग्जांपल क्या दिया था, फ्रिक्शन फोर्स है ना। दूसरा एग्जांपल दिया था नॉर्मल फोर्स। फिर तीसरा एग्जांपल दिया था स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, देन टेंशन फोर्स है ना। ये सभी किसके एग्जाम्पल थे बच्चा, कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल थे। अभी इन सभी को हमको एक एक करके डिस्कस करना है। तो जिसमें से हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स, इन सभी फोर्स के बारे में आप लोग पढ़ ही चुके होंगे है ना, बट फिर भी मैं डिस्कस करूँगा। फ्रिक्शन फोर्स एक अलग चैप्टर ही है, फ्रिक्शन करके है ना, फ्रिक्शन करके एक अलग चैप्टर ही है। तो फ्रिक्शन को हम लोग वहाँ पे देखेंगे और डिस्कस करेंगे बेसिकली हम लोग नॉर्मल फोर्स पे, ये क्या होता है, कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। फिर स्प्रिंग फोर्स पे ये क्या होता है, इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर टेंशन फोर्स पे ये क्या होता है, इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे एक एक करके। ओके, तो चलिए अब आते हैं हम लोग एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्मल फोर्स को है ना, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल नहीं, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, जैसे मैं इस पेन को ऊपर की तरफ ऐसे फेंकूं तो कुछ ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। क्यों नीचे आ जाती है, क्योंकि धरती माता उस पर फोर्स लगा के खींच लेती है अपनी तरफ है ना। तो अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप एक काम करें, एक बॉल लें, बॉल को थ्रो करें ऐसे तो देखेंगे बॉल वापस धरती पे आ जाएगी, चाहे ऊपर की तरफ फेंकें या किसी भी तरफ फेंकें बॉल वापस आ जाएगी। क्यों वापस आ जाती है, क्योंकि बॉल और अर्थ के बीच एक फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को हमें डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे force acting between two objects which have mass, that is known as gravitational force. That means किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच जिनके पास मास है और उन मास की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखें तो ये हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। मतलब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बोर्ड क्लास में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, रिपल्शन भी होता है और अट्रैक्शन भी होता है। दो चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच लगता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच
और दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगता है तो अगर सेम टाइप ऑफ चार्जेस हैं दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों में क्या होता है, रिपल्शन होता है। और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेज हैं, जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। दैट मीन्स चार्जेस के बीच रिपल्शन भी होता है और अट्रैक्शन भी होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में ऐसा नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। आप इस पॉइंट को नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। सिंपल सी बात है, हम लोग किसी भी बॉल को फेंकते हैं तो बॉल उड़ थोड़े जाती है, वापस धरती पे आ जाती है, क्योंकि धरती उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम लोग डिफाइन करें तो लिखेंगे, सपोज ये एक मास है, जिसका मास है m1 ऑब्जेक्ट है, ये कोई दूसरा मास है m2। ओके, दोनों के बीच डिस्टेंस है r, कितना है r। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मास पार्टिकल is known as gravitational attraction force। okay, force acting between two mass particle is known as gravitational attraction force। तो इस संसार में, इस यूनिवर्स में जितने भी मास पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, मून अर्थ को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, सन अर्थ को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, अर्थ सन को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, है ना, म्यूचुअल अट्रैक्शन। जैसे मान लेते हैं ये एक मास है, ये वाला दूसरा मास है, दोनों r डिस्टेंस पे लग रहे हैं, तो ये वाला इसको खींच रहा है अपनी तरफ और ये वाला इसको खींच रहा है अपनी तरफ, है ना, दोनों के बीच क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। तो सपोज दो मास हैं m1 और m2, m1 और m2 दोनों कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, स्मॉल r डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। ओके, इस फार्मूले को ध्यान से समझें, जहाँ पे m1 क्या है, मास ऑफ पार्टिकल 1, मास ऑफ पार्टिकल 1, m2 क्या है, मास ऑफ पार्टिकल 2। ओके, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। ओके, और f क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन m1 एंड m2। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ से F1 क्या है, F क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक्टिंग बिटवीन m1 एंड m2। ओके, F क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन m1 एंड m2। ओके, एक्टिंग बिटवीन m1 एंड m2।
तो अब ध्यान से देखें न्यूटन्स थर्ड लॉ अब यहाँ पे अप्लाई करें। बहुत ही कॉन्सेप्ट से लोग थोड़ा थोड़ा बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके सीखते हुए चलते हैं, है ना। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ आप यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो क्या होगा, याद करें वो वाला एग्जाम्पल जो हमने दिया था, याद करें वो एग्जाम्पल जो हमने दिया था। क्या था वो एग्जाम्पल, बोलो क्या था वो एग्जाम्पल। एक लड़का या एक आदमी दीवार को धक्का दे रहा था, वो दीवार पे फोर्स लगा रहा था F1, तो दीवार ने भी उस पे लगाया था फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में F2। तो अभी ध्यान से देखें, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी इन दोनों M1 और M2 के बीच क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमको ये भी पता है कि वो फोर्स क्या कर रहा है, M1 और M2 दोनों को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। वो फोर्स जो लग रहा है ये F, ये इन दोनों को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, एक दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तभी ना अट्रैक्शन होगा। जब दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे ऐसे तो क्या होगा, सपोज ये बॉडी है, ये वाला हाथ इसको धक्का दे के उधर भगा रहा है और ये वाला हाथ इस पे उधर की तरफ फोर्स लगा, दोनों दूर भागेंगे ऐसे, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। जब ये दोनों हाथ मेरे एक दूसरे को खींचेंगे तो दोनों क्या आएंगे, पास पास आएंगे, इसका मतलब दोनों में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो अभी ध्यान से देखें, M1 जो है M2 पे फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन किधर की तरफ, इधर की तरफ, है ना, इधर की तरफ, F1 मान लेते हैं, है ना। तो अब न्यूटन्स थर्ड लॉ देखें। अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो बॉडी भी आप पे फोर्स लगाएगी। यही तो न्यूटन्स थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ कि आप अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो बॉडी भी आप पे उल्टा क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। तो ये बॉडी इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रही है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये बॉडी भी इस पे फोर्स लगाएगी, बट इसके अपोजिट। तो ये बॉडी अगर इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रही है, इधर की तरफ, तो ये बॉडी इस पे किधर फोर्स लगाएगी, उधर की तरफ, है ना। ऐसे मान लेते हैं, ऐसे इधर की तरफ ये फोर्स, इसको मान लेते हैं F21, ओके, और इसको मान लेते हैं F12, ओके। अब F21 और F12 का क्या मतलब है, देखो इधर, ये वाला फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है। कौन अप्लाई कर रहा है, 1 अप्लाई कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि F21 इज फोर्स अप्लाइड बाई, या फोर्स एक्टिंग, फोर्स एक्टिंग ऑन M2, यानी कि ऑन बॉडी 2, ओके, अप्लाइड बाई बॉडी 1, ओके। सेम तरीके से F12 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी 1 अप्लाइड बाई बॉडी 2, ओके। किसी को कोई डाउट, काफ़ी सिंपल है। ये वाला फोर्स ये लगा रहा है और ये वाला फोर्स ये लगा रहा है, किस पे, इस पे, है ना। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों जो फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं। क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस।
और हम लोग जानते हैं कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो अगर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं तो देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ओके, कैपिटल G क्या है अभी मैं बता रहा हूँ। F इज इक्वल टू F12 मतलब दिस फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स is equal to F21 means magnitude of this force is equal to G M1 M2 by R square। G M1 M2 by R square, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, मैग्नीट्यूड इनका क्या होगा बच्चा, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे 9th में इसी को, क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से। किस नाम से, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, आगे पढ़ेंगे। तो ये भी बेसिकली न्यूटन्स लॉ के अंडर ही आता है, बट एक अलग लॉ के अंडर आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो चलो आओ। अच्छा, अब कैपिटल जी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल जी जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। कैपिटल जी इज proportionality constant। proportionality constant and known as universal gravitational constant। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू होता है याद रखेंगे सभी लोग, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, इसका ये वैल्यू होता है। अब इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मास डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, कहाँ पे वो रखे हुए हैं। तो लिखें, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, कैपिटल जी का डेफिनेशन लिखें, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, लिखें सभी लोग। तो क्वेश्चन बना के लिखें, व्हाई कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। Why कैपिटल G is called यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो इन दो मास पार्टिकल के बीच फोर्स लग रहा है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। इन दो मास पार्टिकल को हम लोग चाहे हवा में रखें चाहे पानी में रखें, डिस्टेंस नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे। चाहे वैक्यूम में रखें, चाहे मून पे लेके चले जाएं, चाहे मार्स पे लेके चले जाएं, दुनिया के या इस यूनिवर्स के किसी भी कोने में लेके चले जाएं, कहीं पे भी लेके चले जाएं, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स का वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं M1 और M2 R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और इन दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो अब ये R हम लोग डिस्टेंस इन दोनों के बीच ना चेंज कर, जितना है उतना ही रखें। इनको पानी में डुबो दिए तब भी फोर्स 10 न्यूटन लगेगा। मून पे लेके चले गए तब भी इन दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, ध्यान से रखेंगे, इन दोनों पार्टिकल के बीच, ठीक है, तब भी फोर्स कितना लगेगा इन दोनों पार्टिकल के बीच, 10 न्यूटन लगेगा। अगर इसको हम लोग मार्स पे लेके चले जाएं
तब भी फोर्स कितना लगेगा, 10 न्यूटन लगेगा। यूनिवर्स के किसी भी कोने में लेके चले जाएं, बट दोनों पार्टिकल के बीच जो फोर्स है वो कितना लगेगा, 10 न्यूटन लगेगा। यानी कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू मास पार्टिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स acting between any two mass particle does not depend on the medium where they are present. Okay, that's why capital G is known as universal gravitational constant. तो हम लोग क्या लिखेंगे, value of capital G remains same everywhere in the universe, और वैल्यू कितना 6.67 into 10 to the power minus 11. ओके, that's why gravitational force acting between two mass particle does not depend on medium, okay, and remains same. Okay, due to that capital G is known as universal gravitational constant. Okay, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अब मैं अगर बात करूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब मैं अगर बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, तो अर्थ और मून के बीच जो फोर्स लग रहा है वो क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं अगर बात करूं अर्थ और मून के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा, सन और अर्थ के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती रहती है, और मून भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती है। अगर सपोज ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ और सन के बीच लग रहा है वो सडनली खत्म हो जाए, तो दुनिया अर्थ पे जो भी है वो सब खत्म हो जाएगा। अर्थ अपने ऑर्बिट को छोड़ के भाग जाएगी, पता नहीं कहाँ चली जाएगी, है ना। तो सन के चारों तरफ जो अर्थ घूम रही है, दैट इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स सडनली खत्म हो जाए तो अर्थ सन के चारों तरफ घूमना बंद कर देगी, और अफरा तफरी मच जाएगी, धरती पे तबाही मच जाएगा। ओके, तो नोट कर लेंगे, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन ड्यू टू व्हिच फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते चलेंगे सभी लोग। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, एंड मून revolves around earth ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। या सिंपली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जितने प्लैनेट हैं, चाहे वो मार्स हुआ, वीनस हुआ, सैटर्न हुआ, है ना,
नेपच्यून हुआ, सारे प्लैनेट जो हैं 8 प्लैनेट जो भी हैं, सारे के सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सेम तरीके से इनको प्लैनेट कहते हैं, और इन प्लैनेट के सब प्लैनेट हैं जो इन प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहे हैं। जैसे अर्थ का सब प्लैनेट कौन सा है? मून है, जो मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। ऐसे ही जब हम लोग यूनिवर्स पढ़ेंगे तो उसमें सैटर्न के सब प्लैनेट के बारे में भी बात करेंगे और सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऐसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जिसको हम लोग लॉन्च करते हैं, है ना, मानव लॉन्च करता है, ह्यूमन लोग, आदमी लोग लॉन्च करता है। तो ये सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसके चारों तरफ घूमता है? अर्थ के चारों तरफ घूमता है, जिनका अपना अपना यूज़ है। हम लोग यहाँ पे बैठ के जो है, दिल्ली में कोई न्यूज़ हो रहा है, दिल्ली में कोई चीज़ हो रहा है और हम लोग घर पे बैठ के देख पाते हैं। इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू सैटेलाइट्स, है ना। तो ये जो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, ये भी किसकी वजह से घूम रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि अर्थ उन सैटेलाइट्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे जिसकी वजह से वो चारों तरफ घूम रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई, कि सर जब अर्थ उस पर अपनी तरफ फोर्स लगा रहे, सैटेलाइट धरती पे क्यों नहीं गिर जाता है? इसको हम लोग 9th में देखेंगे। इसका क्लियर विजन, क्लियर अंडरस्टैंडिंग आप जब 11th में जाओगे, है ना, 11th में जाओगे, जब वहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशन एक चैप्टर ही है वहाँ पे जब लोग पढ़ेंगे लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, हर चीज़ वहाँ पे पढ़ते हैं, तब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्यों वो सैटेलाइट अर्थ पे नहीं गिरता है। ओके, तो अभी यहाँ पे उस चीज़ को समझाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो अभी आप बस इतना ही समझें कि वो रिवॉल्व कर रहा है, धरती के चारों तरफ घूम रहा है, या अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल, ऑल प्लैनेट revolve around sun due to gravitational force। किसकी वजह से रिवॉल्व करते हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, जल्दी से नोट करो, मिटा देते हैं हम। चलो, ये हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ क्या बोलेंगे? अर्थ पे जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थ पे जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थ उन सभी ऑब्जेक्ट्स पे क्या अप्लाई करता है? फोर्स अप्लाई करता है, जिसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं उसको? ग्रेविटेशनल, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो लिखें, अर्थ attract every object towards it with a force known as Earth's ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अर्थ जो है सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचता है, और उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं बच्चा लोग? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके,
जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है, अर्थ गोल होती है, बट ठीक है ऐसे ही बना लेते हैं, दिस इज ग्राउंड अर्थ, ठीक है गोल बनाते हैं, ये मान लेते हैं अर्थ, है ना। यहाँ पे सपोज हमने इस एक छोटा सा बॉल रख दिया, तो ये अर्थ इस बॉल को अपनी तरफ खींच रही है विथ अ फोर्स, और इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ से आप ये भी बोल सकते हैं कि ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, अर्थ अप्लाई कर रही है किस पे, इस बॉल पे, तो ये बॉल भी इस पे फोर्स लगाएगा किधर की तरफ, सेम मैग्नीट्यूड का ऊपर की तरफ, है ना। तो अर्थ पे भी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ ऐसे, और ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, अप्लाइड बाई अर्थ ऑन बॉल, अप्लाइड बाई अर्थ ऑन बॉल। और ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, अप्लाइड बाई बॉल ऑन अर्थ, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वेट, तो जल्दी से इसको मैं मिटाता हूँ, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, वेट। ओके, वेट। वेट किसको कहते हैं, वेट, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं कि वेट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और है क्या ये, अ टाइप ऑफ फोर्स, अ टाइप ऑफ फोर्स, ओके। और दूसरा यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट, न्यूटन, सीजीएस यूनिट, डाइन, अदर यूनिट आप लिख सकते हैं केजीएफ, केजीएफ, केजीएफ मूवी नहीं, नाम है इसका किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स, ओके। और दूसरा जीएफ, गर्लफ्रेंड, मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, मतलब नहीं, यहाँ पे नाम क्या है इसका, ग्राम फोर्स, ओके। सो ये छोटी छोटी बातें हैं। अब वेट को हम लोग डिफाइन करें, वेट कैसे डिफाइन करेंगे, वेट को कैसे डिफाइन करेंगे, अर्थ जितने फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, क्या कहते हैं, वेट। अर्थ जितने फोर्स से ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है, उसको क्या कहते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या कहते हैं बच्चा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। चलिए आइए देखते हैं, ओके। तो वेट को अगर हमें डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज फोर्स, it is force with which earth attract every objects towards its center, towards its center, ओके। और वेट का फार्मूला W क्या होगा, m इंटू जी, जहां पे m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और g क्या है, स्मॉल g कहते हैं इसको, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ओके। स्मॉल g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। नोट को जल्दी, ओके।
सो यहाँ पे स्मॉल जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इसका वैल्यू क्या होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का, कहीं कहीं पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं या फिर 10 लेते हैं। पोल पे इनका वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल इनसे हमको इतना लेना देना नहीं है। मैं 10 लेना थोड़ा ज़्यादा इजी है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है, इसीलिए हम लोग अभी क्या लेंगे, 10 लेंगे। क्या लेंगे अभी हम लोग 10 लेंगे। 9.8 अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लेंगे, ठीक है, जैसा देगा वैसा हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो स्मॉल जी का वैल्यू कितना देख लिया, ये एक एक्सीलरेशन है। याद करें न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, F = ma। ए क्या था, एक्सीलरेशन। वेट क्या है, W = mg। इतने, अगर कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है तो अर्थ उसको अपनी सेंटर की तरफ कितने फोर्स से खींचेगी, mg फोर्स से। कितने फोर्स से, mg फोर्स। तो आइए डायग्राम के थ्रू समझते हैं, है ना। आज लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ही डिस्कस करने में चला जाएगा। मान लेते हैं ये अर्थ है, अर्थ हमारी कैसी है, गोल। अर्थ हमारी कैसी है, गोल। मान लेते हैं ये अर्थ का सेंटर है। अर्थ हमारी कैसी है, बिल्कुल गोल है ना, स्फेरिकल है। मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m1। यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m2। यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m2। यहाँ पे कोई तीसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m3 है, सॉरी ये m3 है ना। और ये जो बड़ा वाला चीज़ है ये क्या है, दिस इज अर्थ। m1 m2 m3 m4 हमने क्या लिए हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स जिनके मास क्या है, m1 m2 m3 एंड m4। तो अब ध्यान से देखें m1 पे अर्थ फोर्स लगा के अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। कितना फोर्स लगा के, मास इसका है m1, कितना फोर्स से, m1g से। किधर की तरफ, इसके सेंटर की तरफ, बिल्कुल ऐसे m1g। यानी कि इस लाइन को बढ़ाओगे तो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कहाँ से पास करेगा, ये सेंटर से। सेम तरीके से इस पे फोर्स लगा के खींचेगी अर्थ, कितना फोर्स, m2g। किधर की तरफ, अपने सेंटर की तरफ, ऐसे अपने इधर की तरफ, अपने सेंटर की तरफ ऐसे। और मैग्नीट्यूड कितना उसका, m2g। ये अब इसको आगे बढ़ाओगे तो लाइन कहाँ से पास होगा, सेंटर से। सेम तरीके से m3 पे भी अपनी तरफ अर्थ फोर्स लगा के खींचेगी। कितना फोर्स, m3g। मास इसका m3, तो कितना फोर्स लगाएगी, m3g। इसको यहाँ से करोगे तो कहाँ से पास होगा, सेंटर से। सेम तरीके से यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स है, अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी, है ना। अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी कितने फोर्स से, m4g फोर्स से। m4 × g, mg लगाएगा ना, और एक पास कहाँ से होगा, यहाँ सेंटर से। ये सेंटर है। तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स को, m1 ऑब्जेक्ट्स को अर्थ m1g फोर्स से सेंटर की तरफ खींच रही है, इसको C सेंटर मान लेते हैं, है ना। m2 को भी m2g फोर्स से सेंटर की तरफ खींच रही है अर्थ। m3 को m3g फोर्स से सेंटर की तरफ खींच रही है अर्थ। m4 ऑब्जेक्ट्स को सेंटर की तरफ। तो mg फोर्स जो लगता है ऑब्जेक्ट्स पे, वो कौन लगाता है, अर्थ लगाता है। किधर की तरफ, अपने सेंटर की तरफ। किधर की तरफ, अपने सेंटर की तरफ। क्लियर है। इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट्स नीचे नहीं गिरता। कुछ लोग ऐसा कंसिडर कर रहा होगा कि सर ये नीचे क्यों नहीं गिर जाता, है ना। अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ओके, चलिए नोट कर लिया इसको, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जल्दी नोट करो।
नोट करो जल्दी। हो गया? चलो चलो क्वेश्चन करते हैं एक दो। कैलकुलेट weight of an object's calculate weight of an objects of mass 10 kg। मैंने यहाँ पे दे दिया कि g का वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं, देखें यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ, नेक्स्ट तुम लोग सॉल्व करोगे। ओके, मास कितना ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है, 10 kg है ना। g का वैल्यू आपको दे दिया कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेट पूछ रहा, तो वेट w इज इक्वल टू क्या होता है, mg। वेट w इक्वल टू क्या होता है, mg। मास कितना है, 10, g का वैल्यू 10, तो कितना आ जाएगा, 100। यूनिट क्या होता है, न्यूटन। हमने न्यूटन लिख दिया, सिंपल, काफ़ी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, weight of an object is 49 Newton। Calculate mass of the object, mass of the object। g का वैल्यू जो आपको लेना है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना। चलो जल्दी से सॉल्व करें इसको, जल्दी से सॉल्व करो। सॉल्व करो जल्दी से। चलो देखो, तो यहाँ पे वेट W दे दिया कितना, 49 न्यूटन, और G का वैल्यू दे दिया, मास निकालना है। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, mg। तो मास m इक्वल टू कितना आ जाएगा, W बाई जी। W कितना है, 49, G कितना है, 9.8, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड करोगे तो 5 kg, यानी कि वेट कितना था ऑब्जेक्ट का, 5 kg। ओके, कितना था, 5 kg। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखें, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, सेकेंड, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स कैसा फोर्स है, पहला तो ये किस टाइप का फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स किस टाइप का फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। कब लगता है, जब दो सरफेस के बीच क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट। ओके, तो लिखें एक्ट व्हेन देयर इज ए फिजिकल कांटेक्ट between two surface। जब किन्हीं दो बॉडी के बीच फिजिकल कांटेक्ट होगा, उनके सरफेस के बीच फिजिकल कांटेक्ट होगा, तो उन बॉडी पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा
और उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं, है ना, ये अर्थ है या ग्राउंड है, सपोज ग्राउंड है ना, इस पे हमने एक ऑब्जेक्ट ला के रख दिया, इस पे हमने एक ऑब्जेक्ट ला के रख दिया ऐसे, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। कुछ दिखाई दे रहा है, क्या चीज दिखाई दे रहा है, इस ऑब्जेक्ट का ये वाला सरफेस किसके साथ कांटेक्ट में है, फिजिकल कांटेक्ट में ग्राउंड के साथ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूं मैं ये मैं अपने हाथ पे ऐसे रखता हूं, तो मेरा हाथ का ये वाला सरफेस और इस ऑब्जेक्ट का ये वाला सरफेस दोनों किस में आ गए हैं, कांटेक्ट में आ गए हैं, है ना। तो अभी इन दोनों सरफेस के बीच एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चा, नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। तो इन यहाँ पे ये फिजिकल जो कांटेक्ट बन रहा है